नमस्कार, मैं आयुषी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। त्याग और तपस्या का दूसरा नाम है किसान। कृषि ही उसकी भक्ति है और कृषि ही उसकी शक्ति है। कृषि ही उसकी निद्रा है और कृषि ही उसका जागरण है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। आज हम लोग बातचीत करेंगे धान की नर्सरी की तैयारी करने के संबंध में। किसान भाइयों, जैसे आप देख रहे हैं 20-25 मई से धान की नर्सरी की शुरुआत हम लोग कर देते हैं। ऐसे सिचुएशन में हमें सबसे पहले ये देखना है कि किस प्रकार की मृदा हम सिलेक्ट करें, भूमि की तैयारी कैसे करें। तो नर्सरी के लिए, धान की नर्सरी के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हम उपयुक्त मृदा दोमट या चिकनी दोमट मिट्टी का प्रयोग करें, जिसमें पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हो, उसका पीएच मान भी 6 से 7 के बीच में हो। दोमट और चिकनी दोमट मिट्टी धान की नर्सरी के लिए उपयुक्त होती है। नर्सरी लगाने के पहले खेत की 2 से 3 जुताई करके मिट्टी को समतल और भुरभुरा बना लेना चाहिए। वहीं खेत में पानी की निकासी के लिए उचित इंतजाम होना चाहिए। मई जून में प्रथम वर्षा के बाद नर्सरी के लिए चुने हुए खेत में पाटा चलाकर जमीन को समतल कर लेना चाहिए। पौध तैयार करने के लिए खेत में 2-3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2-3 बार जुताई करें ताकि मिट्टी लेह युक्त हो जाए तथा खरपतवार नष्ट हो जाए। आखिरी जुताई के बाद पाटा लगाकर खेत को समतल करें ताकि खेत में अच्छी तरह लेह बन जाए, जो कि पौध की रोपाई के लिए उखाड़ने में मदद मिले और जड़ों का नुकसान कम हो। पौधे के अच्छे विकास के लिए धान नर्सरी में प्रति 100 वर्ग मीटर में 2 से 3 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम सुपर फॉस्फेट और 1 किलोग्राम पोटाश का प्रयोग करना चाहिए। कुछ दिनों बाद यदि पौधों में पीलापन दिखाई दे तो 1 किलोग्राम जिंक सल्फेट तथा आधा किलोग्राम चूना लेकर 50 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। और जो प्रजातियां 120 से 130 दिन के अंदर मैच्योर होती हैं, पकती हैं, जैसे शुष्क सम्राट है, राजेंद्र श्वेता है, 6444 है, इस तरह की प्रजातियों को हम जनरली जून के प्रथम सप्ताह से जून के द्वितीय सप्ताह में डालते हैं नर्सरी। बीज दर क्या हो नर्सरी के लिए, तो जनरली चाहे हमारा ड्राई मेथड्स हो या वेट मेथड्स हो, नर्सरी के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड्स रहा है दोनों, उसमें हम अगर मोटे धान वाली प्रजातियां हैं तो 50 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के लिए लेते हैं। अगर मध्यम मोटा है तो 40 किलोग्राम और अगर महीन धान है तो 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर एरिया के लिए हम लेते हैं। उसका बीज का ट्रीटमेंट भी करना ज़रूरी होता है। बीज का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें किसी भी फफूंदनाशी दवा जैसे बाविस्टीन या कार्बेंडाजिम जो है 1 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करने के लिए प्राप्त होता है। बुआई के पहले खोखले व खारब बीजों को निकालने के लिए बीजों को 2% नमक के घोल में डालकर अच्छी तरह से हिलाएं, जिससे खोखले और खराब बीज ऊपर तैरने लगेंगे। इसके बाद बीजों को छानकर अलग कर लें। बीज को 24 घंटे पानी में भिगोकर 36 से 48 घंटे तक ढेर बनाकर रखना चाहिए, जिससे बीजों में अंकुरण प्रारंभ हो जाए। इन अंकुरित बीज को खेत में लेव लगाकर 2 सेंटीमीटर खड़े पानी में छिड़काव विधि से बोया जाना चाहिए। हम नर्सरी को 2 तरह से डाल सकते हैं, एक सूखा नर्सरी और दूसरा गीला नर्सरी। सूखी नर्सरी के लिए हम लोग मुख्य रूप से 10 हेक्टेयर में अगर रोपाई करना है तो 1 हेक्टेयर एरिया सूखी नर्सरी के लिए लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा नर्सरी का एरिया है उसको 2 से 3 बार अच्छे से जुताई करके पाटा चला देते हैं, जिससे खेत भुरभुरा हो जाए। बीज को जो है सूखे बीज को 10 सेंटीमीटर की कतारों में 1 से 1.5 सेंटीमीटर गहराई पे बुआई कर दिया जाता है। वेट नर्सरी यानी गीली नर्सरी, मुख्य रूप से हम लोग गीली नर्सरी का ही प्रयोग करते हैं, वेट मेथड का उपयोग करते हैं। इसके लिए खेत की 1-2 बार जुताई कर दिया जाता है
खेत अच्छे से हो जाता है उसके बाद खेत में पानी डाल दिया जाता है और पानी डालने के बाद जो है उसको ट्रैक्टर से या केज व्हील से करके पडलिंग कर दिया जाता है एक तरह से। और उसमें हम नर्सरी की जो बीज है कोशिश करते हैं कि बीज को 24 घंटे पहले पानी में भिगो दिया जाए और एक तरह से प्री स्प्राउटेड सीड जो है नर्सरी में हम ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। और ब्रॉडकास्टिंग करने के बाद खेत में ध्यान देना होता है कि कम से कम 1 इंच पानी रहे जो अगले दिन सुबह तक सूख जाए। इस प्रकार 2 से 3 दिन में इसमें भी धान का जर्मिनेशन हो जाता है। लगभग 20 दिन बाद हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है। उस समय आप देखेंगे धान में 5 से 6 पत्तियाँ आ जाती हैं, उसकी ऊंचाई लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर हो जाती है। उसमें हम बुआई के 20 से 21 दिन बाद हम उखाड़ करके मेन खेत में 2 से 3 सीडलिंग प्रति हिल्स की दर से हम रोपाई कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की। दलहनी फसलों के तहत जो किसान अरहर की लंबी अवधि वाली फसल की खेती करना चाहते हैं वे आगामी सप्ताह में इसकी बुआई कर सकते हैं। लेकिन इस फसल पर भरपूर पैदावार लेने के लिए किसान अरहर की कौन कौन सी किस्मों का चयन करें और बुआई करते समय किन किन प्रबंधनों को अपनाएं, इस बारे में अधिक जानकारी दे रही हैं कृषि विज्ञान केंद्र समस्तीपुर की कृषि विशेषज्ञ भारती उपाध्याय। किसान भाइयों, अरहर एक दलहन फसल है और ये इसके लिए हम लोग का जो भूमि चयन करना होता है कोशिश करें कि ऊपरी ज़मीन को ले, क्योंकि अरहर जो शुरू अवस्था होता है उसका वो मतलब पानी जो लगा रहता है खेत में उसको बर्दाश्त नहीं करता है। इसीलिए किसान भाइयों को ये सलाह देते हैं कि वो ऊपरी ज़मीन को ही सिलेक्ट करें। और इसके लिए अरहर बुआई के लिए खेत की तैयारी हम लोग 2 से 3 जुताई करके फिर उसमें पाटा देते हैं। उसके बाद अरहर के पौधे नम तथा शुष्क जलवायु वाले होते हैं। इसके पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसी जलवायु में पौधों में लगने वाले फूल, फली और दानों का विकास भी अच्छे से होता है। अत्यधिक बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी फसल को नहीं करना चाहिए। 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश वाले क्षेत्रों में इसकी खेती को किया जा सकता है। यदि किसान भाई अरहर की अच्छी फसल करना चाहते हैं तो इसके लिए उचित भूमि का चुनाव ज़रूरी है। जीवांश युक्त बलुई दोमट व दोमट मिट्टी वाली भूमि इसकी खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। अरहर की अच्छी फसल के लिए खेत को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। सबसे पहले खेत की अच्छे से जुताई करें। इसके बाद कल्टीवेटर से 2 व 3 बार जुताई करें। इसके बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें, जिससे खेत की मिट्टी में मौजूद कीड़े धूप से नष्ट हो जाएंगे। इसके बाद गोबर की खाद 10 से 15 टन खेत में डालकर जुताई कर अच्छे से मिला दें। इसके बाद पाटा लगाकर एक बार फिर खेत की जुताई करें। इस तरह से आपका खेत फसल लगाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब बात करते हैं खाद उर्वरकों की, तो 10-15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40-45 किलोग्राम फास्फोरस तथा 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। फास्फोरस युक्त उर्वरकों जैसे सिंगल सुपर फास्फेट, डाई अमोनियम फास्फेट को अरहर की अधिक पैदावार के लिए उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो किसान भाइयों, इसमें जो जुलाई में जो लगता है और जो अरहर है उसमें हम लोग प्रभेद का जो चयन करते हैं, पहला तो राजेंद्र अरहर 1 ले सकते हैं, दूसरा पूसा बहार ले सकते हैं। अगर उनके पास पूसा 9 अवेलेबल है तो वो भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो भी ये सारे प्रभेद जो है इसकी अवधि 240 से 250 दिन तक होती है। और किसान भाइयों, बिजाई करने के समय जब हम इसकी बुआई करते हैं, बुआई करने के पूर्व हमें ये जो कि दलहन फसल है तो इसका भी उपचार अति आवश्यक होता है। जैसे कि जो फफूंदनाशी दवा से तो हम इस उपचार करते ही हैं, जैसे कि कार्बेंडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से करते हैं। उसके बाद इसमें जो कि दलहन है तो इसे हमें राइजोबियम कल्चर से भी मतलब उपचारित करना आवश्यक होता है। इसीलिए बीज उपचार इसमें अति आवश्यक होता है। और जो बीज दर लेते हैं वो 15 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लेते हैं।
खेत में बीजों को बोने से पहले प्रत्येक बीज को अरहर के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर से उपचारित कर लेना चाहिए। इसके बाद 10 किलोग्राम बीजों के ऊपर एक पैकेट का छिड़काव करना चाहिए। जब बीज अच्छे तरीके से उपचारित हो जाएं, तो इन्हें तुरंत खेत में बो देना चाहिए। अत्यधिक धूप से कल्चर के जीवाणुओं के नष्ट होने की आशंका बढ़ जाती है। किसान भाई के पास जैसी सुविधा होती है, कोशिश करें कि अगर उन्हें पंक्ति विधि अगर लगाने की अगर सुविधा है तो वो पंक्ति विधि के द्वारा मतलब लगाएं। और पंक्ति से पंक्ति की दूरी की जो लाइन खोलते हैं वो हम लोग 75 से 90 सेंटीमीटर तक खोलते हैं। और उसमें भी 75 सेंटीमीटर पर्याप्त होता है कि 75 सेंटीमीटर एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी रखें और एक पौधा से दूसरी पौधा की दूरी 30 सेंटीमीटर तक रखें। किसान भाइयों, अरहर की जो बुआई करने की जो दूरी होती है 75 गुणे 30 सेंटीमीटर, यानी 75 एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी और 30 सेंटीमीटर एक पौधा से दूसरी पौधा की दूरी उपयुक्त होता है। किसान भाइयों को ये कोशिश करें कि इतनी दूरी पे ही बुआई करें। और इसमें किसान भाइयों, अरहर की खेती में जो कि ये दलहन है तो खरपतवार का जो भी समस्या होता है, हम लोग कोशिश करते हैं कि प्री इमरजेंस मीन्स हम लोग जो बुआई कर लेते हैं, बुआई के 24 घंटे के अंदर पेंडिमिथलिन 1300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम लोग उसकी छिड़काव करते हैं। और छिड़काव करते समय किसान भाइयों को ये ध्यान देना है कि हमें उसको उल्टा दिशा में उसका छिड़काव करना है, क्योंकि उस जहाँ छिड़काव होता है उस पर चलना नहीं होता है, ताकि वो जो खरपतवार होते हैं वहाँ पे वो आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, आने वाला मौसम बारिश का है और इस मौसम में पशु अक्सर कई घातक रोगों की चपेट में आ जाते हैं। पशुओं में होने वाले ऐसे ही रोग एक लंगड़ी बुखार है, जिसमें पशु की उत्पादन क्षमता काफी कम हो जाती है। साथ ही समय से इलाज नहीं होने पर कभी कभी पशु की मौत भी हो जाती है। तो किसान इस रोग की रोकथाम और उपचार को कैसे करें, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। डेयरी पालन एक फायदेमंद व्यवसाय है। यह व्यवसाय न केवल भारत में दूध आपूर्ति करता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी काफी संभावनाएं हैं। लेकिन अक्सर पशुओं का सही तरीके से प्रबंधन न करने के कारण यह व्यवसाय घाटे में चला जाता है, जिसका प्रमुख कारण है पशुओं में लगने वाले रोग। और इन्हीं रोगों में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्लैक क्वार्टर रोग की, जिसे अलग अलग क्षेत्रों में लंगड़ी, सुजका, जहरवाद आदि नामों से जाना जाता है। पशुपालक भाइयों, वैसे तो यह रोग गाय और भैंस दोनों में होता है, परंतु यह रोग गायों में अधिक पाया जाता है और इससे अच्छे व स्वस्थ पशु ही ज्यादातर प्रभावित होते हैं। यह एक जीवाणु जनित छूतदार संक्रामक रोग है जो कि बरसात में अधिक फैलता है। स्वस्थ पशुओं में यह बीमारी रोगी पशु के चारे, दाने या पशु के घाव द्वारा फैलती है। इस बीमारी से ग्रसित पशु में अचानक तेज बुखार आना, खाना पीना एवं जुगाली बंद कर देना, शरीर के विभिन्न अंगों में अकड़न, आंखों का लाल होना, पुट्ठे पर गर्म सूजन जो बाद में ठंडी हो जाती है और सूजन को दबाने पर गैस भरी होने से चट चट की आवाज होती है और पशु का पहले लंगड़ाना एवं बाद में चलने फिरने में पूर्णतया असमर्थ हो जाना आदि इस बीमारी के प्रमुख लक्षण हैं, जिसे देखकर पशुपालक रोगी पशु की पहचान कर सकते हैं। पशुपालक भाइयों, इस बीमारी से अपने पशुओं का बचाव करना बहुत ही जरूरी होता है, तभी आप अपने दुधारू पशुओं से अधिक दुग्ध उत्पादन ले सकते हैं। इसलिए आप प्रतिवर्ष पशुओं को इस रोग से बचाने के लिए मॉनसून से पहले टीका अवश्य लगवाएं। यह टीका 3 वर्ष की आयु तक ही लगाया जा सकता है। रोगी पशु को नदी, तालाब, पोखर आदि में पानी ना पीने दें। रोगी पशु को स्वस्थ पशुओं से अलग रखें और स्वस्थ पशुओं को दाना पानी आदि पहले देवें। इसके अतिरिक्त रोगी पशु के संपर्क में आई वस्तुओं की लाल दवा या फिनाइल से सफाई करें। लेकिन यदि इन उपायों को अपनाने के बावजूद भी आपका पशु रोग की चपेट में आ जाए, तो आप निकटतम पशु चिकित्सालय को रोग की सूचना देवें एवं रोगी पशु का तुरंत इलाज कराएं। पशुपालक भाइयों, यदि आप इन बताए गए पहलुओं को अमल में लाते हैं
तो आप अपने पशुओं को स्वस्थ रखने के साथ साथ इनसे अधिक दुग्ध उत्पादन करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपकी द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम मुरादपुर जिला सहरसा के कृषक कालीचरण ने। यह मिट्टी नमूना लेते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो कालीचरण जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जो हमारे ये गर्मी का समय चल रहा है और अभी हमारे खेत भी खाली है। खेत हमारे खाली हो चुके हैं, सभी प्रकार की फसलें कट चुकी हैं और अब गर्मी का जो समय होता है, अप्रैल और मई का जो समय होता है, वो समय होता है मिट्टी नमूना लेने का। खेतों में पहले से कोई खाद ना पड़ी हो, यानी कि हमको बिल्कुल नेचुरल अवस्था में, प्राकृतिक अवस्था में जैसा हमारा खेत है उसी समय का हमको लेना है। मृदा टेस्ट का लाभ आज किसान समझने लगे हैं और जिम्मेदारी से करा भी रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में अभी मृदा जांच के लिए समस्याएं आ रही हैं और किसान भी लापरवाह बने हुए हैं, जबकि मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए मृदा जांच जरूरी है। एक चीज ये भी ध्यान देना है हमको कि नमूना लेते समय हम पहले खेत के चारों तरफ घूमें, चारों तरफ हम मेड़ से देख लें और देखने के बाद में हम उसके में स्थान चिन्हित करें, क्योंकि जिस सिस्टम के तहत हम नमूना लेंगे, मिट्टी नमूना, वो हमारा कहलाता है जिगजैग सिस्टम। जिगजैग सिस्टम के तहत अगर हम नमूना लेते हैं तो उसमें हम पहले 5 जगह पे अपने बिंदु चयनित कर लेते हैं कि हमको नमूना किस किस स्थान से लेना है। वहाँ पे हम मिट्टी के ऊपर की हल्की सी परत, यानी कि जो घास फूस लगे होते हैं उनको हटा करके उसके में 15 से 20 सेंटीमीटर का हम वी आकार का गड्ढा करते हैं और वी आकार का जब हम गड्ढा करते हैं उस मिट्टी को निकाल करके अलग कर देते हैं, क्योंकि वो मिट्टी हमारे लिए उपयुक्त नहीं है। चारों तरफ की जो लेयर होती, दीवारें होती हैं, उनको यानी कि ऊपर से नीचे की ओर खरोचते हैं और वो खरोची हुई मिट्टी को हम साफ तसले में या साफ पॉलीथीन में हम इकट्ठा कर लेते हैं। और यही इसी प्रकार से प्रोसेस हमको पूरे पॉइंट 1, 2, 3, 4 और 5 पाँचों गड्ढों से हमको इकट्ठा करके उस मिट्टी को इकट्ठा कर देना है एक साथ उसी तसले में रखना है। और फिर हमको एक जगह पे बड़ी सी साफ पॉलीथीन या तिरपाल पे कि जब ढेर लग गया तो उसको हम जैसे रोटी बनाते हैं, रोटी की तरह उसको गीला नहीं करना है, सूखी मिट्टी को ऊपर से बिल्कुल गोल आकार करना है, गोल चंद्रमा आकार में कर लेना है और उस पर हमको धन का निशान लगाना है। जब धन का प्लस का निशान हम लगाते हैं तो वो हमारी मिट्टी 4 भागों में बटेगी। आमने और सामने की मिट्टी यानी 2 भागों को हमको लेना है, 2 भागों को हमको फेंक देना और फिर उसके बाद में जितनी मिट्टी बची फिर उसको हमको गोल चंद्रमा आकार करना है और फिर से हमको धन का निशान लगाना है। और अभी जिधर की आपने मिट्टी लिया, यानी कि आपने अपने फर्स्ट बार में जैसा लिया है, पहले बार में जैसा लिया, उसके जस्ट विपरीत साइड में आपको फिर से मिट्टी को 4 भागों में बांट दिया और उसके विपरीत भागों को आपको लेना है और दूसरे भागों को उसको फेंक देना है। इस तरह से आपके पास मिट्टी 750 ग्राम के करीब बचेगी और उस मिट्टी को फिर आपको गोल चंद्रमा आकार करके उस पर एक डंडी खींचना है तो हमारी मिट्टी 2 भागों में बढ़ जाएगी। जब 2 भागों में बढ़ जाएगी हमारी मिट्टी तो हमको एक भाग को फिर से अलग कर देना है और एक भाग को बढ़िया व्यवस्थित साफ पॉलीथीन हो या कपड़े की थैली हो, उसमें हमको उस मिट्टी को डाल देना है और उस मिट्टी को डालने के बाद में उसमें हमको एक कागज़ में किसान का नाम, किसान का जाति, किसान के पिता का नाम, किसान का गांव, किसान का विकास खंड, किसान का जिला, नमूना लेने की तारीख और खसरा नंबर, रकबा नंबर, आधार नंबर और अपना मोबाइल नंबर और आपने पूर्व में कौन सी फसल लिया था और बाद में कौन सी फसल लिया था,
ये सभी चीज़ों का समावेश करना है। उस पर्ची को पोटली के ऊपर में हमको ऊपर में मुहाड़े में बांधना है। फसलों को आमतौर पर 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिसमें से कुछ प्राकृतिक रूप से मिलते हैं, लेकिन कुछ तत्वों को जरूरत के हिसाब से देने की जरूरत पड़ती है। और ये तत्व मिट्टी में कितनी मात्रा में है या नहीं, इसकी जानकारी के लिए मृदा टेस्ट ही कराना पड़ता है। और हमको अपने नज़दीकी किसी भी प्रयोगशाला में, चाहे वो कृषि विभाग की हो, चाहे वो कृषि विज्ञान केंद्र की हो, चाहे वो विश्वविद्यालय की हो, और भी जो भी हमारी प्राइवेट नज़दीकी प्रयोगशाला है जहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं, वहाँ पे आप उसका परीक्षण करा सकते हैं। जब टेस्टिंग होने के बाद में जो रिपोर्ट कार्ड मिलता है, उस रिपोर्ट सोयल हेल्थ कार्ड, और उस सोयल हेल्थ कार्ड को आप अच्छे से समझिए, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमारी मिट्टी में किस चीज़ की कमी है और कौन सा पोषक तत्व की कमी है, और क्या चीज़ डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी, कितनी मात्रा में डालेंगे तो इसकी प्रतिपूर्ति होगी। ये हमारे लिए जागरूकता की भी बात है और सावधानी की भी बात है, और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। हम यह उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18, बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।